बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान मान ने कहा कि पीएम के साथ मुलाकात अच्छी रही है। प्रधानमंत्री ने मुझे मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी है, अच्छी सेहत की कामना की है। मान ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से कहा है कि पंजाब देश की आज़ादी के दौरान भी और अब देश की आज़ादी कायम रखने में भी अपना सीना तान कर खड़ा रहता है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी पंजाब को आपका सहयोग चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कई बार देश के दुश्मन कोशिश कर चुके हैं कि पंजाब का माहौल बिगड़ जाए, लेकिन पंजाब के जो सोशल बॉन्डिंग है वो बहुत मजबूत है और यहाँ के लोग अमन और शांति चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जो भी प्रस्ताव लाएंगे देश की सुरक्षा के लिए उनकी ओर से पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही भगवंत मान ने यह भी कहा है कि मैंने पीएम मोदी से एक और मांग की है। मैंने उनसे कहा है कि पंजाब की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है, 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारी नई सरकार बनी है, मैंने मांग की है कि 50,000 करोड़ कम से कम लगातार 2 साल हमें पैकेज के रूप में मिल जाए, तब तक हम अपने खजाने की वित्तीय स्थिति को संभाल लेंगे, पंजाब अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। तो पंजाब के सीएम बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री से मुलाकात भगवंत मान की हुई है। तो देखिए, भगवंत मान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की तस्वीर आप देख रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार करते हुए आपको नजर आ रहे हैं और तमाम विषयों पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब से आप पार्टी से राज्यसभा उम्मीदवार राघव चड्ढा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज दिल्ली विधानसभा के सदन में मेरा आखिरी दिन था। राजेंद्र नगर विधानसभा की जनता का शुक्रिया जिन्होंने अपने इस बच्चे को सेवा का मौका दिया। राघव चड्ढा का ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं और साथ ही आगे लिखा है उन्होंने कि सदन बदलेगा लेकिन सेवा और संघर्ष नहीं बदलेगा। सबके आशीर्वाद से एक नए सफर की शुरुआत करने जा रहा हूं, इंकलाब जिंदाबाद। ये राघव चड्ढा का ट्वीट है। तो देखिए, राघव चड्ढा ने लिखा है कि आज दिल्ली विधानसभा के सदन में मेरा आखिरी दिन था और राजेंद्र नगर विधानसभा की जनता का शुक्रिया उन्होंने किया है। साथ ही लिखा है कि जिन्होंने अपने इस बच्चे को सेवा का मौका दिया। सदन बदलेगा लेकिन सेवा और संघर्ष नहीं बदलेगा। सबके आशीर्वाद से एक नए सफर की शुरुआत करने जा रहा हूं, राघव चड्ढा ने लिखा है। और दिल्ली में गेहूं निर्यातकों के साथ बैठक के बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई अहम फैसले लिए हैं और चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में गेहूं के भंडार प्रदेश की ताकत है, इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे और प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। भोपाल में एक्सपोर्ट सेल के जरिए निर्यातकों को हर सुविधा उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी कहीं से भी गेहूं खरीद सकता है। मंडी में ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया उपलब्ध है। एक्सपोर्टर्स किसी स्थानीय व्यक्ति से पंजीयन करवाकर गेहूं खरीद सकते हैं। गेहूं की वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियों में इंफ्रास्ट्रक्चर लैब की सुविधाएं निर्यातकों को उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही साथ प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट हाउस के लिए अगर निर्यातकों को जगह की जरूरत होगी तो अस्थायी तौर पर रियायती दरों पर मुहैया करवाएंगे। निर्यातक को गेहूं की ग्रेडिंग करनी पड़ी तो इसके खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी। रेलवे ने भरोसा ये दिया है कि रैक की कोई दिक्कत नहीं आएगी। निर्यातक किसी भी पोर्ट से अपना निर्यात कर सकते हैं। इन फैसले से निर्यात बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के किसानों को फायदा भी होगा। इस बार भी सरकार की कृषि उन्मुखी नीतियों और प्रदेश के किसानों की मेहनत के बल पर बम्पर फसल हुई है। मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन का अब केंद्र है और पिछले 2 वर्षों से हम लगभग 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं प्रोक्योर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की गेहूं की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश के सरवती गेहूं को तो गोल्डन ग्रेन कहा जाता है। एमपी वीट के नाम से हर जगह मध्य प्रदेश के गेहूं की साख है और कई कंपनियां अपना आटा बना के भी बेचती है तो एमपी वीट के नाम से बेचती है।
हमारे पास गेहूं के भंडार भरे पड़े, अगली फसल भी बहुत जबरदस्त आ रही है। कई बार गेहूं हमारे लिए समस्या बन जाता था कि इतना गेहूं कहां ले जाएं, लेकिन अब ये गेहूं मध्य प्रदेश की ताकत होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के इस गेहूं को हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली की अदालत से बड़ा झटका लगा है। दरअसल फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में उनकी जमानत याचिका फिर खारिज हो गई है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा है कि अभी आरोपी को जमानत देने का कोई आधार नहीं है। आपको बता दें कि उमर खालिद पर फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के संबंध में यूएपीए के तहत केस दर्ज है। जमानत आदेश शुरू में 14 मार्च को पारित किया जाना था। हालांकि अदालत ने कहा है कि बचाव पक्ष के वकीलों ने मामले में अपनी लिखित दलीलें दाखिल नहीं की थी, जिसके बाद इसे 21 मार्च तक के लिए टाल दिया गया था। 21 मार्च को न्यायमूर्ति रावत ने कहा है कि अदालत तैयार नहीं थी, इसे फिर से 23 मार्च के लिए टाल दिया गया है और आज फिर जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। और इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में दूसरा बिम्स्टेक आयुष अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन और आरोग्य मेला आयोजित किया गया। ये मेला 26 मार्च तक चलेगा। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, आयुष निदेशालय और दिल्ली सरकार के सहयोग से इस मेले का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से मुख्य ध्यान पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को और अधिक लोकप्रिय बनाने और बिम्स्टेक देशों के बीच एकीकरण पर भी है। वहीं इस मेले में गणमान्य व्यक्तियों में बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के महामहिम, थाईलैंड के आयुष निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत 5 आयुष परिषदों के महानिदेशक शामिल हुए। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस मेले का आयोजन किया था। Range of clinical services under the banner of traditional medicine. As we look at the field of traditional medicine, बिम्स्टेक कंट्रीज होती हैं जो बे ऑफ बंगाल के आसपास जितनी भी कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड, म्यांमार, इंडिया और थाईलैंड, तो सारी कंट्रीज के जो एम्बेसडर्स हैं वो आए हुए हैं यहाँ पे। म्यांमार के एम्बेसडर आए हुए हैं, बांग्लादेश के एम्बेसडर आए हुए हैं। इन सब कंट्रीज़ के अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन है, वो है कि आयुष सिस्टम जितने भी हैं वो किसी न किसी फॉर्म में वहाँ पे प्रैक्टिस किए जाते हैं। जो आयुर्वेदा है ये सभी कंट्रीज़ में किसी न किसी फॉर्म में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्प्रेड हुई है। थाईलैंड के अंदर ट्रेडिशनल थाई मेडिसिन के फॉर्म में है। इसी तरीके से भूटान के अंदर सोवा रिगपा है, जिसको कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी रिकग्निशन दी हुई है। तो आज की जो कॉन्फ्रेंस है, इन सब सिस्टम्स को बिम्स्टेक कंट्रीज़ के अंदर प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। और महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है। आईपीएल 2022 शुरू होने से 2 दिन पहले उन्होंने ये फैसला किया है। महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा को सीएसके की कप्तानी दी है। इसके साथ ही चेन्नई फ्रेंचाइजी के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। धोनी 2008 में पहले सीजन से लेकर 2021 के सीजन तक लगातार सीएसके के कप्तान थे और बीच में 2 साल जब सीएसके सस्पेंड हुई तब धोनी ने राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट की एक सीजन में कप्तानी की थी। लेकिन इस तरह से वो आईपीएल के अभी तक के 14वें में से 13 सीजन में कप्तान रहे हैं। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स को रविंद्र जडेजा के रूप में तीसरा कप्तान मिलने जा रहा है। एमएस धोनी के अलावा अभी तक चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी केवल सुरेश रैना ने ही संभाली है। रैना ने 6 मैचों में सीएसके का जिम्मा संभाला। इसी के तहत आईपीएल और चैंपियंस लीग में कप्तान बने। चैंपियन लीग में तो उनकी कप्तानी में धोनी भी खेले थे। सुरेश रैना की कप्तानी में सीएसके ने 6 मैच खेले और 2 जीते और 3 हारे, एक टाई रहा। रैना सबसे पहले 2010 में इस टीम के कप्तान बने थे। वहीं 2019 में भी उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के थाना मोहन गार्डन के अंतर्गत 4 लुटेरों को, जो महिलाएं हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जो सुनसान जगहों से गुजरने वाले राहगीरों को अपना निशाना बनाया करती थी। जानकारी ये है कि कपिल नाम के एक व्यक्ति से इन 4 महिलाओं ने गंदा नाला रोड स्थित विपिन गार्डन में सुबह के वक्त सिर में हेलमेट मारकर 2000 रुपए छीन लिए थे। और सूचना मिलने के बाद थाना मोहन गार्डन पुलिस ने टीम बनाकर चारों आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। चारों महिलाएं नजफगढ़ इलाके की है और इनमें से 2 महिलाओं पर पहले भी चोरी और डकैती के मुकदमे दर्ज हैं। इस बार इन महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहीं दिल्ली के रोहिणी में बीती रात केएन काटजू मार्ग थाना एरिया में एक कार सवार फाइनेंसर को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक पीड़ित कार में अकेला था, तब उस पर 2 राउंड फायरिंग की गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस आरोपियों की अब तलाश कर रही है। और इसी के साथ ही दिल्ली लाइव में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। साउथ दिल्ली के राजू पार्क इलाके में इन दिनों गंदगी की वजह से लोग परेशान हैं और गंदगी में जीने को मजबूर है। सीवर की पाइपलाइन लीक होने की वजह से इलाके में काफी गंदगी भरी पड़ी हुई है। गनीमत यह है कि यहाँ पर अब यहाँ ना तो कोई सफाई कर्मी आते हैं और ना ही इस सीवर की पाइपलाइन को ठीक करने के लिए सीवर कर्मचारी यहाँ आते हैं। वहीं लोगों ने ये बताया है, शिकायत की है कि हमने कई बार स्थानीय विधायक से इसकी शिकायत की है, लेकिन यहाँ पर सीवर की पाइपलाइन ठीक करने के लिए कोई भी नहीं आया है। सिर्फ एक गटर खोलते हैं, थोड़ी सी मरम्मत करके चले जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से इसे ठीक नहीं किया जाता है। गली में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, मच्छर पनप रहे हैं। अब तो डेंगू का खतरा भी बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि वो नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। कई बार हमने एमसीडी को भी शिकायत की है, एमसीडी से भी, लेकिन सफाई कर्मचारी भी अब तक इस जगह सफाई के लिए नहीं आए हैं। समस्या यही है कि इस गली से हम बहुत परेशान हैं, गंदगी से बहुत परेशान हैं हम। और हमने कहीं से कहा भी, शिकायत भी की, लेकिन सुनवाई नहीं होती भाई हमारी। और हम परेशान हो गए, मतलब बहुत दिनों से परेशान है, कई साल हो गए। जब ये सीवर ऐसे बहेंगे तो बीमारी तो होनी होनी, और जब बीमार होंगे लोग परेशान होंगे, तो एक कोई सुनवाई नहीं करता। साफ सफाई होती फिर भर जाता है। लाइन इधर का ठीक नहीं है, लाइन ठीक डलवा दीजिए। और सफाई रहती नहीं, गंदगी बराबर रहती है। देखिए सीवर तो 15 दिन से है, बाकी साफ करके जाएंगे, फिर हफ्ता ना होगा फिर वैसे हो जाता है। दिल्ली के रिठाला में बीती रात एक सीसीटीवी कैमरा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और वहीं दमकल 10 गाड़ियों ने आग पर हालांकि काबू पा लिया, जबकि दमकल विभाग के मुताबिक घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। ये तस्वीर आग की उस समय की है जिस समय आग भीषण लगी थी। फैक्ट्री में सीसीटीवी में कैद हुई है ये पूरी घटना। लेकिन गनीमत रही, दमकल विभाग की तरफ से ये जानकारी है कि आग पर काबू भी पा लिया गया और कोई हताहत नहीं हुआ है। और द्वारका के सीडीसी पुलिस विभाग ने एक कृष्णा नाम के शातिर बदमाश को पकड़ लिया है, जिस पर पहले से ही चोरी और आबकारी विभाग समेत कई धाराओं में 8 मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि उत्तम नगर शिव विहार डीडीए पार्क के पास एक व्यक्ति के साथ लूटपाट की गई थी और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। शिकायत मिलने के बाद सीडीसी ने टीम गठित करते हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और फुटेज के आधार पर मुखबिर की सहायता ली। इस तरह पुलिस आरोपी कृष्णा तक पहुंची। उसके कब्जे से लूट का मोबाइल और चोरी की एक स्कूटी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कृष्णा की गिरफ्तारी से 3 मामले सुलझे हैं।
तो पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी की बाइक और स्कूटी भी बरामद हुई है चोर के पास से। तो कई पहले से घटनाओं में ये चोर शामिल था, इस बार इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और अगली खबर का रुख करते हैं। होलंबी कला मेट्रो विहार ए ब्लॉक की रहने वाली बुजुर्ग महिला लगातार नरेला NIA थाने के चक्कर लगा रही है, क्योंकि उसके बेटे को गुमशुदा हुए पूरे 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन 9 दिन से लगातार उसके हाथ निराशा ही लगी है। महिला का कहना है कि उसका बेटा काम से लौटकर घर आया था और हालांकि हाथ मुंह धोकर चला गया था बाहर कहीं पर, और उस दिन से अब तक वो घर नहीं लौटा है। 9 दिन बीत चुके हैं। शिकायत लगातार महिला कर रही है, लेकिन अभी तक उसके बेटे का कुछ अता पता नहीं लग पाया। आरोप ये है कि पुलिस कोई सुनवाई महिला की नहीं कर रही है। ये सोमवार को लड़का काम पे गया था, काम पे से आया है, घर हाथ पैर धोए, हाथ पैर धो कर निकल गया, फिर लौट के कुछ पता नहीं लग रहा है। मैं सारे दोस्तों से पूछ लिया जिनके साथ रहता था, कोई भी नहीं बता रहा, और सारे जगह गली गली ढूंढती हूँ, कहीं पता नहीं लग रहा कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। पुलिस वालों को भी रिपोर्ट कर आई, सब कुछ कर दिया, फोटो भी दे आई, उनको पूछा तो कह रहे कोई पता नहीं चला, कोई खबर नहीं मिली। और साउथ वेस्ट दिल्ली के किशनगढ़ थाने की पुलिस टीम ने इलाके में गश्त के दौरान चोरी की बाइक के साथ 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। उसके साथ ही गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से एक चाकू और एक बाइक को भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विशाल और विनीत के तौर पर हुई है। दोनों आरोपी दिल्ली के इंदिरा कैंप बेगमपुर मालवीय नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। साउथ वेस्ट दिल्ली के DCP मनोज ने ये मामले की जानकारी दी है और बताया है कि क्षेत्र में बढ़ते आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार इलाके में पेट्रोलिंग कर रही है। सड़क अपराध की घटनाओं को देखते हुए ACP BKPS यादव ने किशनगढ़ थाने के SHO विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था, जिसमें हेड कांस्टेबल जितेंद्र, कांस्टेबल सुधीर और एलिडो को शामिल किया गया और क्षेत्र में गश्त के लिए तैनात कर दिया गया। गश्त के दौरान ही इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और दिल्ली के थाना नजफगढ़ पुलिस ने एक वाहन चोर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। जानकारी ये मिली है कि आरोपी ने चोरी की 2 बाइक को चुराकर उनका इस्तेमाल हरियाणा के मेवात इलाके में किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बाइक चोरी हो गई है। उसके बाद पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस एक्टिव करते हुए जानकारी जुटानी शुरू कर दी। जांच में पुलिस आरोपी रोहित तक पहुंची। आपको ये भी जानकारी दें कि आरोपी रोहित पहले 10 आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है, जिसमें शराब तस्करी, चोरी और हथियार रखने जैसी धाराएं शामिल हैं। और बाबा हरिदास नगर थाने की पुलिस टीम ने ATM तोड़ने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को CCTV फुटेज से मिले सुराग के आधार पर पकड़ा है। वहीं एडिशनल DCP विक्रम सिंह ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मित्रों गांव में लगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ATM में चोरी की कोशिश की गई है, जिसके बाद थाना प्रभारी की निगरानी में एक टीम बनाई गई और सूचना के आधार पर पुलिस झज्जर के मसूरी गांव गई थी, जहां उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और लोहे की रॉड भी बरामद हुई है।